गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि तापमान में परिवर्तन हो जाता है पदार्थ की, फिर अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, फिर गैसों का उत्सर्जन होना। फिर इसके अलावा हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने देखा था कि भोजन का पाचन एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया, लोहे पे जंग लगना, दही का बनना। फिर उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, जो बनते उत्पाद। फिर हमने देखा था रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सारा हमने कि रासायनिक समीकरण में फिर हमने देखा था अवस्थाओं को कैसे दर्शाया जाता है, अलग अलग पदार्थों की, ठोस, द्रव्य, गैस, फिर एक्वस, तो कैसे फर्स्ट सिंबल का यूज करके उनको दर्शाना है। तो हमने ये सारा बेसिक कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, ये हमने पहले पार्ट में सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो पहला प्रश्न तो मन में यही आता होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, कि जो रासायनिक समीकरण हमको दिया है, जैसे हमने जल का देखा था कि H2 + O2 बनता था, मिल के दोनों के मिलने से बनता था H2O। तो हमको उसको संतुलित करने की ज़रूरत क्या है, वो असंतुलित समीकरण था। मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ाते समय लिखा भी था वहाँ कि असंतुलित समीकरण है। अब ये असंतुलित है और इसको संतुलित करने की ज़रूरत क्या है, तो पहला क्वेश्चन यही है। तो पहले हम यहीं से समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा एक नियम जो कि था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार क्या बताया गया था, तो हमने ये चीज़ पढ़ी है, हमको ये बताया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कि कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, ठीक है। यानी जितनी मात्रा अभिकारक में है द्रव्यमान की, तत्वों की जितनी मात्रा अभिकारक में है, उतनी ही मात्रा में तत्व क्या होंगे, उत्पाद में भी होंगे। अब इसको हम ऐसे तो समझ गए, अब इसको थोड़ा एक दो समीकरण लेके समझते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो वापस से एक बार ये नियम मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, यानी द्रव्यमान उत्पन्न नहीं हो सकता। जितनी मात्रा में अभिकारक में द्रव्यमान है किसी भी तत्व का, उतनी ही मात्रा में उत्पाद में भी होगा, ठीक है। कभी ना तो वो बढ़ सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है और ना ही घटेगा। समझ लो, हम नॉर्मली अगर जैसे यहाँ पर तत्वों के हम देखो परमाणु के हिसाब से अगर समझे, तो अगर मैं तुमको ऐसे कहूँ कि जैसे जल बन रहा था हमारा, हमको ध्यान है, तो अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर है, ठीक है, जैसे जल का हमने समीकरण क्या देखा था कि H2 + O2, ठीक है, दोनों मिलके बना रहे थे H2O। अभी ये संतुलित नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु अगर यहाँ पर है, H2 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 2। अगर अभिकारक में 2 हाइड्रोजन के परमाणु है तो सामने भी 2 ही रहेंगे। ना तो ये उत्पन्न हो सकता है, यानी अपने आप ना तो ये ऐड हो सकता है, बढ़ सकता है, और ना ही घट सकता है अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो रही है तो ये चीज़ हमको द्रव्यमान संरक्षण के नियम से पता चलती। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो आप देखोगे तो बराबर है, 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करोगे तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु थे, लेकिन जल में ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो इसीलिए हमने इसको असंतुलित, क्योंकि ये कि देखो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु थे, सामने 1 है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, समझ के संतुलित करना पड़ेगा। तो अब इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे एक एक समीकरण को किस तरह से हमको संतुलित करना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, कि इस नियम के अनुसार हमको ये बताया गया है कि कोई भी अभिक्रिया अगर होगी तो ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा, यानी निर्माण नहीं होगा उसका, और ना ही उसका विनाश होगा, ठीक है। तो देखो लिखा गया है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी उत्पाद में जो तत्व हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर उत्पाद में कौन कौन से तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो अभिकारक में जो कुल तत्व हैं उनके द्रव्यमान के बराबर होगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं और घटेगा नहीं। यानी जितने, अगर हम इसको नॉर्मली समझना चाहे अपने तरफ से, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने किसी भी तत्व के परमाणु अभिकारक में होंगे उतने ही उत्पाद में होने चाहिए, न कम न ज़्यादा। इसीलिए इसको हम संतुलित करते हैं। तो चलो हम देखते हैं संतुलित किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैंने एक समीकरण लिख के रखा है, देखो इसको हम संतुलित करने के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो देखो समीकरण क्या है, देखो यहाँ पे लिखा गया है Fe + H2O, दोनों के मिलने से बन रहा है Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो आयरन की जल के साथ अभिक्रिया करने से, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनता है,
फेरिक ऑक्साइड, फिर यहाँ से रिलीज होता है हमारा हाइड्रोजन गैस। अब इस अभिक्रिया को हमको इसको संतुलित करना समझना है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, हमको इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में ये अच्छी एक मेथड दी गई है संतुलित करने की। आप डायरेक्ट भी संतुलित कर सकते हो, पहले मैं आपको ये बॉक्स वाली मेथड से समझाऊंगा किस तरह से संतुलित करना है, फिर उसके बाद एक दो समीकरण मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे आयरन Fe और H2O के बीच अभिक्रिया से Fe3O4 बन रहा है और H2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये तो हमारा अभिकारक वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये हमको पता है कि ये Fe प्लस H2O ये हमारे अभिकारक है, और इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे उत्पाद है। तो सबसे पहले हमको एक बॉक्स ऐसे तैयार करना होगा जिसमें हमको क्या क्या करना है ये ध्यान रखना है। तो पहले यहाँ पर तत्वों को दर्शा दो, फिर यहाँ पर अभिकारक में उन तत्वों की संख्या कितनी है वो बता दो, और उत्पाद में कितनी वो बता दो। तो इस बॉक्स से क्या हमको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से तत्व कितनी मात्रा में ज़्यादा या कम है अभिकारक और उत्पाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुल तत्वों की अगर हम बात करें तो एक तो आयरन दिख रहा है हमको, ठीक है। एक तत्व मीन्स अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हमको सबको देखना है। ये एक यौगिक है, मैं यौगिक की बात नहीं कर रहा, पदार्थ की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर अगर जो तत्व हैं उनकी हमको बात करना है। तो यहाँ पे एक तत्व हमारे पास आयरन हो गया, ठीक है, लोहा। दूसरा अगर देखें तो H2O के अंदर दो तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और सामने देखें तो सामने भी देखो Fe है, यानी आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यानी जो तीन तत्व यहाँ पर है वो सामने भी तीन वही तत्व है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तत्वों को इस बॉक्स में दर्शा देंगे। तो पहला तत्व हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो Fe हो गया पहला, दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन हो गया, और तीसरा कौन सा है ऑक्सीजन हो गया। अब हमको क्या करना है, तो इन बॉक्सों में देखो अभिकारक, तो अभिकारक में Fe की मात्रा कितनी है, कितनी संख्या में Fe के परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु कितनी संख्या में, ऑक्सीजन के कितने, ये हमको इसमें दर्शाना है, और उत्पाद में जो मात्रा में हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर Fe की बात करें अभिकारक में, तो अभिकारक में Fe की मात्रा कितनी है, तो Fe का एक परमाणु है, तो मैंने यहाँ पे एक दर्शा दिया, ठीक है। बात करें उत्पाद में Fe के कितने परमाणु हैं, तो उत्पाद में Fe के 3 परमाणु हैं, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 हैं। उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो वैसे भी पहले से ही बराबर है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो अभिकारक में, ठीक है, तो अभिकारक में यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो अभिकारक में यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। और उत्पाद में अगर हम देखें, ठीक है, तो उत्पाद में ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपना टेबल तैयार कर लिया। इस टेबल से देखो हमको बेसिक ये आइडिया जरूर आ जाएगा कि कौन से तत्वों की मात्रा ज़्यादा है या कम है अभिकारक और उत्पाद में अगर तुलना करनी हो। तो देखो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि अभिकारक में आयरन जो था Fe वो 1 था, और उत्पाद में कितना है 3। तो हमको अब एक चीज़ समझना यहाँ पर क्या है संतुलित करने के लिए, कि कभी भी जो तत्वों को हमको मल्टीप्लाई करना है, जो संख्या हमको बढ़ानी है, वो हमेशा आगे बढ़ाई जाती है। जो भी अगर पदार्थ होगा या यौगिक होगा तो भी आगे रखना है, और जो सिंगल तत्व उनमें भी आगे रखा जाता है। कभी भी हम पीछे कोई भी संख्या को ऐड नहीं करते। तो सबसे पहले संतुलित करने के पहले इनको सबको एक बॉक्स में रख लो, ठीक है, सबको एक बॉक्स बना दो, तो जिससे क्या मल्टीप्लाई करे तो पता चले कि पूरे बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे सभी तत्वों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करना है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अभिकारक में Fe हमारे पास 1 था, उत्पाद में Fe हमारे पास 3 था, हमको इनको संतुलित करना है, ठीक है। तो अगर मुझे उत्पाद में देखो तत्वों की मात्रा हम घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उत्पाद में Fe हमारे पास 3 है, तो अभिकारक में भी हमको आयरन कितना लाना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा। तो अगर इसको मुझे 3 बनाना हो, ठीक है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3, ठीक है। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी जिन तत्वों की मात्रा अभिकारक में बढ़ानी हो तो अभिकारक में उस संख्या का मल्टीप्लाई करो। अगर उत्पाद में मान लो 1 होता, यहाँ 3 होता, तो मैं उत्पाद में मल्टीप्लाई करता। तो अब जो प्रोसेस हम बॉक्स में करेंगे उसी के ऊपर भी हम समीकरण में दर्शाते जाएंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, तो अभिकारक में जो Fe था, ठीक है, अभिकारक में जो Fe था उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी उसको हमने 3 गुना किया। तो ऊपर अभिकारक का Fe कौन सा है, तो देखो अभिकारक वाला पार्ट हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो Fe होगा ये Fe है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, ठीक है।
अब बात करते हैं, देखो हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, संतुलित है, तो इसको तो करना नहीं है संतुलित। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो देखो अभिकारक में ऑक्सीजन 1 है और उत्पाद में ऑक्सीजन 4 है, तो अभिकारक के ऑक्सीजन को मुझे 4 बनाना होगा अगर, तो मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, तो हमने अभिकारक के ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो अभिकारक हमारा ये रहा। देखो ये चीज़ मैंने तुमको बताया, जो पदार्थ भाग लेते हैं अभिक्रिया में वो अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया में पूर्ण होने पर जो पदार्थ का निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। तो भाग किसने लिया है, तो Fe और H2O, तो ये दोनों हमारे, या फिर मैंने ऐसे भी बताया था कि जो तीर के लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो अभिकारक होता है, और राइट साइड में जो बनता है वो उत्पाद होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारक में जो ऑक्सीजन है, देखो अभिकारक का जो ऑक्सीजन होगा उसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अभिकारक का कहाँ है, तो ये रहा। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई तो आगे ही होगा, और जैसे ही तुम आगे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर तो Fe एक सिंगल तत्व था, अकेला था, Fe यहाँ पर अकेला था, तो जिसके कारण क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को जब तुमने 4 बनाया, अभिकारक के ऑक्सीजन को 4 गुना किया, तो इसी ऑक्सीजन के साथ साथ H2 भी जुड़ा हुआ था, तो ये भी क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो H2 2 था, ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 था, तो 4 गुना उसका करोगे 2 का, तो 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी अगर किसी तत्व को हम बढ़ा रहे, तो अगर वो यौगिक के फॉर्म में अथवा उसके साथ दूसरे अन्य तत्व भी जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ साथ वो तत्व भी बढ़ जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जब हमने अभिकारक के ऑक्सीजन को 4 गुना किया, तो अभिकारक का जो हाइड्रोजन था, अभिकारक का हाइड्रोजन, देखो अभिकारक का ही हाइड्रोजन है, वो भी 4 गुना हो गया, तो 2 तो पहले से ही था, उसका 4 गुना हो गया, मीन्स ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया है, देखो Fe हमारा 3-3 दोनों तरफ है, ऑक्सीजन हमारा 4-4 दोनों तरफ है। अब बात करते खाली हाइड्रोजन के बारे में हमको समझना है, तो यहाँ हाइड्रोजन जब हमने ऑक्सीजन को 4 किया तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर 8 हो गया। तो अगर मुझे इस हाइड्रोजन को, अब उत्पाद के हाइड्रोजन को भी 8 करना है, तो मल्टीप्लाई जिसको बढ़ाना होता है उसमें किया जाता है, तो ये 2 है। ठीक है, तो इसको अगर 8 बनाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8 बनेगा। ठीक है, तो दोनों 8-8 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ यानी हमने क्या किया, तो मल्टीप्लाई किया 4 का, किस में, तो उत्पाद के हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन का कॉलम है, ये उत्पाद है। ठीक है, तो उत्पाद का जो हाइड्रोजन था उसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, तो उत्पाद हमारे पास ये रहा। इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, तो ये रहा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये समीकरण हुआ संतुलित। तो हमको सबसे पहले ये कॉलम तैयार करना है, इस कॉलम के हिसाब से एक एक तत्वों को लाइन से बराबर करते जाना है। अब जिसमें अभिकारक में अगर तत्वों की मात्रा कम है तो मल्टीप्लाई अभिकारक में करो, अगर उत्पाद में कम हो तो देखो यहाँ पर जब हमने हाइड्रोजन को, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को जब संतुलित किया तो हाइड्रोजन बढ़ा, तो उसके हिसाब से मुझे उत्पाद में मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो ये समीकरण जो है, ये समीकरण हमारा कैसा है, तो एक संतुलित समीकरण है ये। ठीक है, तो ये हुआ एक संतुलित समीकरण। तो इसको इस तरह से हमको कोई भी अगर समीकरण दिया जाए, रासायनिक समीकरण, तो हम एक बॉक्स की सहायता से तत्वों को यहाँ पे लिख के अभिकारक और उत्पाद की तुलना करके आसानी से उसको संतुलित कर सकते हैं। एक बार देख लो, यहाँ पे अगर मैं तुमको बताना चाहूँ, देखो Fe यहाँ पर कितना है, 3, सामने भी Fe 3, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर तुम देखोगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, और सामने देखो तो 2 चौक 8, तो सामने भी कितने हो गए, 8। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखो सामने, देखो क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई जितने तत्व होंगे बॉक्स में सबके साथ होगा, 2 हाइड्रोजन थे तो उसका दुगना हमने 8 देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 है। ठीक है, तो सामने देखो 4, यानी सारे तत्वों की मात्रा यहाँ पर जितने अभिकारक में परमाणु हैं, हर एक तत्व के जितने अभिकारक में परमाणु है उतने ही हमको उत्पाद में भी मिल रहे। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का जो हमने नियम देखा, ठीक है, कि देखो यहाँ पर लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अब यहाँ पे सभी तत्वों की अगर संख्या बराबर होगी, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तो उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। तो ये एक मेथड हुई संतुलित करने की। एक और हम समीकरण देखते, इसी तरह से संतुलित करने की कोशिश करते। देखो ये छोटा सा एक समीकरण है, Mg + O2 के मिलने से बन रहा है MgO।
ठीक है। Mg प्लस O2 बनता है MgO, जो कि हमने क्रियाकलाप 1 में देखा था। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम की रिबिन को जब हम मोमबत्ती पे रख के गर्म करेंगे, ठीक है, या फिर जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति वहाँ पर होती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, उस अभिक्रिया में अभिक्रिया होती है और एक मैग्नीशियम की रिबिन जो चमकीला पदार्थ है, एक रिबिन कैसा होता है, मैग्नीशियम की एक चमकीला पदार्थ होता है, तो उसके जलने से एक सफ़ेद कलर का पाउडर राख जैसा नीचे इकट्ठा होता है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे थे। तो ये तो उसका समीकरण है। अब क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं, तो देखो अगर हम कंपेयर करें तो इस अभिक्रिया में पहले तत्व कौन कौन से हम लिख लेते और अभिकारक और उत्पाद में उनकी संख्या देख लेते। तो देखो अभिक्रिया के अंदर तत्व कौन कौन से है, तो एक तो है मैग्नीशियम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम। दूसरा कौन सा है, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हमने O से दर्शा दिया, और सामने भी वही के वही तत्व है Mg और O। तो दो ही तत्व थे इसलिए दो ही कॉलम हमने बनाए, 3 होते तो 3 बनाते, 4 होते तो 4, उस हिसाब से हम रखते जाते। अब बात करते हैं संख्याओं की। तो अभिकारक और कौन सा, मैग्नीशियम, तो अभिकारक वाला भाग ये है हमारा, ठीक है। तो अभिकारक में हम अगर देखें मैग्नीशियम कितनी मात्रा में, तो 1 है। मैग्नीशियम का कितना परमाणु, 1, ठीक है। सामने उत्पाद की बात करते हैं, उत्पाद में भी मैग्नीशियम कितना है, 1, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो अभिकारक में ऑक्सीजन कितनी संख्या में, 2। उत्पाद में अगर देखें तो ऑक्सीजन कितनी संख्या में, 1। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है, तो इसको तो अभी हम संतुलित करेंगे नहीं। ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, और उत्पाद में 1 है। तो जो कम होता है उसको हमेशा हमको बढ़ाना है। पहले इसको हम बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे से मल्टीप्लाई हमको सबके आगे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको सबको पहले तो बॉक्स में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का एक परमाणु अभिकारक में भी, उत्पाद में भी एक परमाणु है। ऑक्सीजन के अभिकारक में 2 परमाणु हैं, उत्पाद में कितने, 1 परमाणु है। तो इसको अगर मुझे 2 बनाना हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2। यानी हमने क्या किया, तो हमने जो उत्पाद था, उत्पाद का जो ऑक्सीजन है, देखो उत्पाद और कौन सा, ऑक्सीजन, तो उत्पाद का जो ऑक्सीजन था उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई तो हमेशा आगे ही होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, ठीक है। अब जैसे ही अभी मैंने आपको बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही था कि जैसे ही कोई भी तत्व किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को 2 किया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट में जितने तत्व होते हैं सबके साथ होगा। तो यहाँ जब हम ऑक्सीजन को संतुलित किए तो उत्पाद का जो मैग्नीशियम था वो भी 2 हो गया। यानी जब हमने ऑक्सीजन को 2 बनाया, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उत्पाद में जुड़े हुए तो दोनों एक साथ बढ़ेगा, तो ये जब 2 हुआ तो ये भी कितना हो गया हमारा, 2 से मल्टीप्लाई। देखो मैग्नीशियम में भी हो गया उत्पाद वाले, तो ये भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ये 2 हुआ तो हमारा मैग्नीशियम भी कैसा हो गया, असंतुलित हो गया। तो इस मैग्नीशियम को हमको संतुलित करना हो तो उत्पाद में मैग्नीशियम 2 है, ठीक है, देखो 2 है, तो अभिकारक में जो मैग्नीशियम है उसको भी 2 बनाना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभिकारक के मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो अब देखो मैग्नीशियम 2, सामने भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2। तो ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है। कभी भी अगर तुम एक तत्व को संतुलित कर रहे हो, जैसे ऑक्सीजन को अगर संतुलित हमने किया, तो अगर उसके साथ कोई दूसरे तत्व भी जुड़े हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम जुड़ा है, पीछे हमने देखा कि जब हम ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे थे तो वहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, हमको हाइड्रोजन को ध्यान देना था H2O में। तो कभी भी अगर कोई तत्व अन्य जुड़े हैं तो वो भी, उसकी मात्रा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जहाँ पे बढ़ रही है उसको ध्यान दो। देखो ऑक्सीजन हमने बढ़ाया है 2, कहाँ पर, उत्पाद में, तो उत्पाद का ही मैग्नीशियम 2 गुना हो गया, तो उत्पाद का मैग्नीशियम भी हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। और जैसे ही ये 2 हुआ तो ये 1 था, तो इसको भी हमको 2 करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी अभिकारक के जो मैग्नीशियम अभिकारक में है, ठीक है, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से अब देखो ये संतुलित समीकरण है, यानी कि यहाँ पर देखो 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, सामने भी देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। अभी भी इस समीकरण में अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम है। देखो हमने देखा था कि कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो उसमें हमको उसको संतुलित करने के साथ साथ उसकी अवस्था को भी दर्शाना है। जो 4 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी उन अवस्थाओं को भी दर्शाना है। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण था इसमें और इसमें हम दोनों में अवस्था को दर्शा देते। देखो तो पहला समीकरण हमने क्या देखा था कि Fe, ठीक है, 3Fe, ये संतुलित समीकरण है, 3Fe + 4H2O
Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा पहला समीकरण बना था। अभी इसमें कमी क्या है, तो हमको यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं को दर्शाना पड़ेगा। हमने अभी पदार्थ की अवस्थाओं को नहीं दर्शाया, तो इसी समीकरण को मैं फिर से लिख के पदार्थ की अवस्था को दर्शा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो Fe है, पहले अपने देख लेते Fe। अब यहाँ पर जब अपने पदार्थ की अवस्था दर्शाएंगे तब हमको ये ब्रैकेट बनाएंगे नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Fe 3Fe था, ठीक है, प्लस 4H2O, दोनों के बीच अभिक्रिया से बन क्या रहा था, तो दोनों के बीच अभिक्रिया से बन रहा था Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। एक सेकेंड, देखो Fe3O4 बन रहा था, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो ये समीकरण हमने देखा था, और पहले इसको संतुलित में यहाँ पे 4 भी लगा हुआ है। अब इसमें हमको पदार्थ की अवस्था को भी दर्शाना है, तो ये जो पूरा संतुलित समीकरण था उसको ही मैंने लिख लिया। अब इसमें हमको पदार्थ की अलग अलग अवस्था को भी दर्शाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं Fe लोहा नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो यहाँ पे सॉलिड के लिए हम छोटा सा ब्रैकेट में S दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये सॉलिड बताएगा S हमको। आगे हम देखें तो H2O नॉर्मली पानी, ठीक है, तो ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसके लिए हम क्या दर्शा देंगे, L, ठीक है। Fe3O4, ठीक है, तो ये नॉर्मली अगर हम समझे कि लोहे और पानी के बीच अभिक्रिया से क्या होता है, तो हमको पता है जंग लगना, तो लोहे के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है, ठीक है, जो कि जंग की परत होती है, हमने नॉर्मली देखा है, तो उसको हम सॉलिड ही गिनेंगे एक तरह से, ठीक है। और हाइड्रोजन, ये तो नाम से हमको पता है गैस है, तो यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा हम क्या दर्शा देंगे, G। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट समीकरण, ठीक है। ये कंप्लीट रासायनिक समीकरण है जो कि संतुलित भी है, और इसमें हमने क्या किया है, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं को भी दर्शाया है, ठीक है। अब इसमें भी हम पदार्थ की अवस्था को दर्शा देते हैं सेकंड समीकरण में। तो देखो समीकरण को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। तो देखो क्या था समीकरण हमारे पास, 2Mg प्लस O2, और दोनों के बीच अभिक्रिया से क्या बन रहा था, 2MgO, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो मैग्नीशियम एक धातु है, और जितनी भी धातुएं हमको पता है, हमने पढ़ा है, जितनी भी धातुएं ठोस अवस्था में ही प्राप्त होती है। खाली एक धातु है पारा, मर्क्यूरी जिसे कहते हैं, जो कि लिक्विड अवस्था में होती है, बाकी सब ठोस अवस्था में है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम ठोस अवस्था में होता है, तो उसका सॉलिड पर से पहला जो वर्ड होगा S, उसका हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन एक गैस है, तो G स्मॉल में हम यहाँ पे दर्शाएंगे पदार्थ की अवस्था की, एक गैसीय पदार्थ है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सफ़ेद कलर का राख जैसा होता है, तो नॉर्मल उसको हम सॉलिड में ही गिनेंगे, ठीक है, लिक्विड द्रव्य में तो आएगा नहीं। तो ये हमारा हो गया एक सॉलिड। तो ये हुआ कंप्लीट समीकरण। तो कोई भी समीकरण हो, हमको यही ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण हमको दिया गया है तो सबसे पहले उसको संतुलित करो। संतुलित करने का मतलब क्या है कि जितनी मात्रा में अभिकारक में कोई भी तत्व के परमाणु है उतनी ही संख्या में, ठीक है, जितनी संख्या में अभिकारक में होंगे उतनी संख्या में उत्पाद में हमको लाना है। उसके लिए हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जब तुम संतुलित कर लो तो उसके बाद पदार्थ की अवस्था को भी ब्रैकेट में दर्शा दो, ठीक है। तो कंप्लीट समीकरण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक समीकरण और मैंने लिखा है यहाँ पर। इस समीकरण को हम बॉक्स बनाकर नहीं, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते। डायरेक्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें ये तो एक तरीका है जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है। अगर आपको डायरेक्ट समझ आवे तो हम डायरेक्ट भी इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखो जैसे कि ये समीकरण है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समीकरण क्या दिया गया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों के बीच अभिक्रिया से बन क्या रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे जल अलग हो रहा है, ठीक है, H2O बन रहा है। तो इस अभिक्रिया की हम बात करें तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले संतुलित करना है, तो डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कैसे। देखो पहले एक एक तत्व को हम देखते हैं। यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, पहले तत्व से स्टार्ट करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। यहाँ पे सोडियम कितनी संख्या में, तो यहाँ पे Na 1 है, ठीक है, और सामने हम देखें तो Na कितना है, 2 है। तो पहले तो हमको ये आइडिया आ जाएगा कि इसको अगर मुझे संतुलित करना है, अभी मैं ब्रैकेट नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट संतुलित भी करूँगा और अवस्था भी दर्शा दूंगा, ठीक है। आप भी ट्राई करना, ठीक। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, सोडियम 1 है, सामने सोडियम 2 है, तो अगर मुझे इसको 2 बनाना होगा तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सोडियम मेरा यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 हो गया, तो इतना क्लियर। अभिकारक में 1 था, उत्पाद में 2 था, तो अभिकारक में जो सोडियम है उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब दूसरा तत्व गिनते हैं, ऑक्सीजन। तो देखो
अब एक चीज हमको ध्यान क्या रखना है इस समीकरण में कि अभिकारक में कुल तत्वों की संख्या गिनी जाती है। कुल, मैं कुल क्यों कह रहा हूँ ये शब्द को कि देखो ऑक्सीजन अभिकारक में 2 जगह है, तो हम खाली इसको नहीं गिनेंगे कि अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, ये 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, Na के साथ भी, O के साथ भी, H के साथ भी, तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 2। तो ऐसा नहीं होगा कि खाली ये ऑक्सीजन यहीं से गिना जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो हमको अभिकारक, हमारा पूरा अभिकारक, ये पूरा अभिकारक इतना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमको पूरा ध्यान रखना है और पूरा उत्पाद, देखो उत्पाद में ये 2 तत्व दोनों है तो दोनों में गिना जाएगा, एक में कभी नहीं गिनना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, सोडियम हमने 2 किया तो ऑक्सीजन भी हमारा कितना है 2, तो 2 ऑक्सीजन मुझे यहाँ से मिला। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4, तो कुल कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो अभिकारक में ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 6 है। सामने देखते उत्पाद में हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इसके पास है और दूसरा उत्पाद हमारे पास H2O भी है, ठीक है। सोडियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन मिल रहा है और एक यहाँ से, तो कुल कितने हुए, तो 5 हुए। अब मुझे सामने 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 5 है, तो अगर 6 करना हो तो देखो 2 चॉइस है मेरे पास, मैं यहाँ भी ऑक्सीजन को बढ़ा सकता हूँ, यहाँ भी बढ़ा सकता हूँ। अब हमको ध्यान क्या रखना है, देखो अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन को बढ़ाऊंगा तो सीधा सीधा ऑक्सीजन 4 है, अगर 2 लगाऊंगा मान लो तो ये हो जाएगा सीधे 8, और ये पहले से यहाँ पर 1 है, तो 9 और 6 का रेशियो हो जाएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर H2O वाले ऑक्सीजन को बढ़ा दूँ, H2O में जल में, तो देखो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा कितना हो जाएगा 2 और ऊपर 4, तो यहाँ भी 6 हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दोनों में से अगर कभी भी 2 पदार्थ हमको बन रहे, ठीक है, 2 अलग अलग, तो ध्यान रखना है बढ़ाना किस में है। इसमें भी बढ़ा सकते थे, इसमें भी, अगर मैं इसमें बढ़ा देता तो ये ऑक्सीजन मेरा 8 हो जाता और सोडियम भी 4 हो जाता। देखो 2 का मल्टीप्लाई करता तो 2 दूनी 4, तो मुझे इसको भी संतुलित करना पड़ता सोडियम को, फिर प्रोसेस लंबी होती। तो ये अगर मैं H2O वाले ऑक्सीजन को बढ़ा दूँ सीधे सीधे तो ये 2 हो जाएगा और 4 तो मेरे पास है ही, तो 6 हो गए पूरे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। तो ये बात करते हैं हम, तो ये ऑक्सीजन भी अब देखो 6 हो गया सामने, यहाँ भी देखो अभिकारक में 2 यहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 और सल्फ्यूरिक अम्ल में 4, तो कुल कितने हो गए यहाँ 6। और सामने देखे तो सोडियम सल्फेट में से 4 और H2O में से ये हमने जब संतुलित किया तो 2, यानी 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ भी हो गए, तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब कौन सा तत्व बचा, तो अब बचा है सल्फर और हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, लाइन से देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो H2 हो जाएगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ हो रहा है। तो हाइड्रोजन पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से 2 मिल गया अभिकारक में, तो 2 यहाँ से हाइड्रोजन और 2 यहाँ से, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु है हमारे अभिकारक में। सामने चलते, सामने देखिए तो हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर H2O में से ही हमको इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, और 2 का मल्टीप्लाई, 2 हाइड्रोजन था पहले से, 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है ही, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन पहले से ही संतुलित है, हाइड्रोजन को संतुलित करना नहीं है। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर देखो सल्फ्यूरिक अम्ल में हमको यहाँ पे 1 सल्फर दिख रहा है, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। 1 सल्फर यहाँ पर है अभिकारक में, सल्फर की कुल संख्या देखना है, ठीक है। तो सल्फर की संख्या 1 है और सामने अगर हम देखें तो भी सल्फर कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पर ये समीकरण हो गया संतुलित। देखो सारे तत्वों की मात्रा बराबर हो गई, देखो सोडियम 2, अभिकारक में सोडियम 2, सामने 2 ना, ऑक्सीजन 6, देखो 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 6 हो गया सामने सामने। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, यहाँ भी अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। सल्फर की बात करें तो 1 इसमें है और सामने 1 है। तो इस तरह से कोई भी समीकरण को हम डायरेक्ट संतुलित कर सकते हैं। खाली हमको ध्यान रखना है कि जो भी हम संतुलित करते समय समीकरण को, एक चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोई तत्व को तुम गिन रहे हो, कोई भी तत्वों को हम गिनेंगे तो हम अभिकारक में कुल तत्वों की मात्रा गिनेंगे। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए अलग से ऑक्सीजन और सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए अलग से ऑक्सीजन नहीं गिना जाता, ये पूरा हमारा अभिकारक है। तो पूरे अभिकारक में कितनी मात्रा में था, तो हमने देखा था 6 था, तो टोटल हमको गिनना है, ठीक है। हाइड्रोजन भी हमने टोटल किया, देखो इसमें 2 था और इधर 2, तो 4। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट इस तरह से कोई भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीका हो गया। अगर आपको डायरेक्ट समझ आता है तो डायरेक्ट करिए, बेस्ट रहेगा, और अगर नहीं समझ आता तो इस तरह से बॉक्स बना के हम तुलना करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी इस समीकरण में हमको पदार्थ की अवस्था दर्शाना पड़ेगा। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक जलीय विलयन होता है, तो इसके लिए हम एक्वस AQ लिखेंगे नॉर्मली, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी क्या होता है, एक जलीय विलयन होता है, तो इसके लिए भी हमको एक्वस ही दर्शाना पड़ेगा।
जो सोडियम सल्फेट होता है ये भी एक जलीय विलयन है, तो इसके लिए भी एक्वस आएगा। ये मैंने बताया था, एक्वस जलीय विलयन को इंग्लिश में एक्वस कहते हैं, जिसके पहले दो अक्षर को स्मॉल में हम लिखते थे AQ। ठीक है, बात करें H2O की, जल की, तो जल क्या है हमको सबको पता है, लिक्विड है, तो इसके लिए स्मॉल l। तो ये हुआ हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण अवस्था के साथ। ठीक है, यहाँ पे कुछ समीकरण लिखे हुए हैं, आप लोग इसको नोट में लिख लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए संतुलित करने की। ठीक है, तो एक एक करके मैं समीकरण आपको बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड, AgNO3। Ag क्या होता है, तो ये सिल्वर का सिंबल है। ठीक है, सिल्वर हम जानते हैं चांदी, गोल्ड होता है, वैसे ही AU से उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो AgNO3, तो Ag हमारा क्या है, सिल्वर, NO3 हमको पता है नाइट्रेट आयन के लिए होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट, तो दोनों की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट क्या हो रहा है, बन रहा है। दो पदार्थ हमको उत्पाद में दिए, AgCl और NaNO3, और अभिकारक में भी दो पदार्थ है, NaCl और AgNO3। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, दूसरा दिया है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 + H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है, और सामने क्या बन रहा है, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 + HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, अगर किसी भी धातु की अभिक्रिया एसिड के साथ की जाए, ये चैप्टर 3 में हमको डिटेल में पूरा बताया गया है, फिर भी इसको हम संतुलित करने के लिए अभी लिखे हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अगर HCl के साथ की जाए तो बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ किया जाए तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो ये 4 समीकरण हैं, इसको नोट में लिख लेना है आपको और खुद से ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो संतुलित करने में तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसको हम संतुलित करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने समझ लिया किस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना है। ठीक है, एक बार मैं पूरा वापस से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से फटाफट देख लेना। देखो, पहला पॉइंट तो हमने ये समझा कि रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना है तो उसकी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था 9th में एक नियम, जो नियम था द्रव्यमान संरक्षण का। इस नियम के अनुसार हमको क्या बताया गया था कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान उत्पन्न हो सकता है, यानी कि उसका ना तो निर्माण होगा, ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। यानी कि जितनी मात्रा में हमारे अभिकारक में तत्वों का द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान हमारा क्या होना चाहिए, उत्पाद में होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से समझेंगे कि अभिकारक में कोई भी तत्व, जो भी तत्व भाग ले रहे, उनकी जो संख्या है वो उत्पाद में भी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते, तो यहाँ पर जब हम कोई भी समीकरण लिखते हैं तो यहाँ पर जब ये संतुलित नहीं था तो अभिकारक में जो तत्वों की संख्या थी वो उत्पाद के तत्वों की संख्या से अलग अलग थी। जैसे Fe यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 था। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, सामने 4 था। तो इन तत्वों को संतुलित करने के 2 तरीके, एक तो इस तरह से हम बॉक्स बना के तत्वों की तुलना कर सकते हैं, अभिकारक और उत्पाद के सामने सामने लिख के। तो एक बॉक्स बना लेने का जिसमें यहाँ तत्व, अभिकारक, उत्पाद, तो तत्व कुल अभिकारक और उत्पाद में से देख लेने का। देखो यहाँ आयरन था, ठीक है, Fe था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमने सामने सामने तुलना कर ली जितनी भी संख्या में थी, फिर उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो तत्वों की संख्या कम हो, जैसे Fe यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 था, तो जिसमें कमी होगी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई हमेशा आगे किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लाई हमने किया तो ये 3 था तो ये भी 3 बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को जब हमने संतुलित किया था, हाइड्रोजन को पहले हमने संतुलित नहीं किया, हमने जब ऑक्सीजन को यहाँ पे अभिकारक में, देखो उत्पाद में 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 1 ही था जब संतुलित नहीं था, तो जब हमने इसको 4 गुना किया, 4 का मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि कभी भी मल्टीप्लाई करो तो उसके साथ अगर कोई तत्व बढ़ रहा है तो उसको भी बढ़ाओ। तो यहाँ अभिकारक का जो हाइड्रोजन था वो भी 4 गुना हो गया, तो अभिकारक का हाइड्रोजन 2 था पहले से, उसको भी मैंने 4 गुना किया, ये 8 हो गया। तो ये 8 हुआ तो मुझे उत्पाद के हाइड्रोजन को भी 8 करना पड़ेगा, 2 था तो 4 का मल्टीप्लाई किया, 8 हुआ, यानी उत्पाद के हाइड्रोजन में भी हमने 4 का मल्टीप्लाई, तो उत्पाद का हाइड्रोजन ये रहा, तो 4 का मल्टीप्लाई। अब इसके बाद हमको ध्यान क्या रखना है, तो कोई भी समीकरण जब संतुलित हो जाए, संतुलित करने के बाद उसकी पदार्थ की, जो भी पदार्थ उसमें बने, ठीक है, उनकी सभी की अवस्था हमको दर्शाना है। तो मैंने यहाँ पे अवस्था दर्शा दिया, Fe सॉलिड फॉर्म में होता है, H2O जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड है, एक द्रव्य पदार्थ है, तो इसके लिए स्मॉल l रख दिया हमने। फिर Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में होता है तो स्मॉल s से दर्शाया, हाइड्रोजन एक गैसीय पदार्थ है तो स्मॉल g से दर्शाया। फिर उसी तरीके से हमने
उसी तरीके से इस समीकरण को भी हमको बॉक्स की सहायता से आसानी से हम इसको भी संतुलित कर सकते। फिर एक समीकरण हमने डायरेक्ट संतुलित करना देखा, किस तरह से डायरेक्ट करते। ठीक है, तो डायरेक्ट करना हो तो सामने सामने कुल तत्वों की तुलना करना है कि कुल अभिकारक में कितने तत्व हैं। कोई भी एक पदार्थ की अगर बात करेंगे तो टोटल देखा जाएगा, हर एक तत्व। अगर तुमको यहाँ 2 तत्व 3 तत्व जितने भी दिए गए हों तो सभी में अगर ऑक्सीजन है तो सभी के ऑक्सीजन को टोटल काउंट हमको करना है। ठीक है, तो ये हमने देखा डायरेक्ट किस तरह से संतुलित करना है, और ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।